हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूँ। ये नाइट पॉडकास्ट है जिसके साथ मैं बात करने वाला हूँ। वो स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड क्रिटिकल भी है। ये टॉपिक है हाउ टू हैंडल टीनेज किड्स, क्योंकि उसके कई सारे सवाल होते हैं, मासूम सवाल होते हैं। उसके कई सारी ऐसी चीज़ें होती है कि वो हर एक चीज़ की आंसर्स ढूंढने लगता है, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है। एंड तब जो पेरेंट्स को दिक्कत आती है उसके साथ डील करने के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज रात को एक स्पेशल गेस्ट के साथ अपने किड्स के जो भी सवाल होते हैं उसको संभालने के, उसको हैंडल करने के, उसके साथ कैसे बर्ताव किया जाए, उसको कैसे डील किया जाए, इन सब के ऊपर खुली चर्चा क्यों न हो जाए। इसलिए मैं शिवराज आज आपके साथ इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हूँ। मेरे साथ चैताली माय वाइफ इसके ऊपर बात करने वाली है। ये क्वेश्चन एंड आंसर्स का सिलसिला चलेगा नेक्स्ट 15-20 मिनट तक। तब तक आपको ये सुनना है एंड हमारी राय लेना है। इसमें से जो भी अच्छा लगे आप आपके बच्चों को हैंडल करते समय यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं बिना समय गवाए चैताली को इनवाइट करता हूँ मेरे साथ। हाय चैताली, कैसी हो? बहुत बढ़िया। और एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक के बारे में बोलूं, बात करूं, बट देयर वाज सम रिसर्च वाज गोइंग ऑन। मल्टीपल लोगों से हमने बात करी है इससे रिलेटेड। तो अभी हम लोग ये पॉडकास्ट आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। इट विल बी अ नॉर्मल discussion kind of a thing, but you will enjoy really, and you will understand the situation of teenagers who are facing multiple issues during their teenage era. Okay? तो चलो, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं तो मैं आपके साथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलो। चलिए हम चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो कि जैसे आप कई बार होता है कि घर में आप जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं, बच्चे के ऊपर अपना ध्यान नहीं होता है, राइट। जो मासूम बच्चा है वो एक्सपेक्ट करता है कि अपने माँ बाप का ध्यान उसके ऊपर हो, और घर में कोई बूढ़ा बूढ़ी और नाना नानी या फिर दादा दादी भी नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है, बच्चे के साथ बात करना या कनेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो उस समय बच्चों का जो बर्ताव होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, राइट। तो उस समय बच्चों को मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि किस तरह से उस प्रॉब्लम के साथ डील किया जाए बच्चों के साथ। फिर माँ बाप अपना समय मैनेज करके बच्चों के साथ भी कैसे कनेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, यस, बच्चों के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यू टेक योर सेल्फ एज एन एग्जाम्पल। अगर आप अकेले रह पाओगे किसी फैमिली में, या फिर आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहा है, या फिर आपके जो पार्टनर्स हैं वो बिजी हैं, देन हाउ विल यू फील? इफ जैसे इनिशियल फेज में व्हेन somebody gets married, husband and wife, maybe wife is a housewife and husband is a busy man, like he is working like in office, comes at night, just sleep, next morning he again goes to the office. So ऐसे केस में वाइफ ऑल्सो फील्स द सेम कि भाई मेरे से कोई तो बात ही नहीं कर रही है, हमारे बीच में कोई कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं रहा है। इफ एट दैट स्टेज, एट दैट मेच्योरिटी लेवल एक इंसान वैसा सोच सकता है, तो बच्चे तो काफ़ी टीन एज से गुजर है। उनके जो शरीर में जो हॉर्मोन्स लेवल हैं वो इतने फ्रीक्वेंसी में चेंज होते हैं कि यू कैनॉट इवन इमेजिन कि what they are thinking and how they are thinking. Okay, so as a parent, if you have you have a working hours या फिर जो भी है, जैसे कुछ कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ करते हैं, या फिर सम डेज वर्क फ्रॉम होम, सम डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस। ओके, सो ऐसे हम लोग अपना काम मैनेज कर सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर। ओके, तो कुछ समय के लिए हम लोग बच्चों को उतना समय दे सकते हैं कि ताकि बच्चा सीख सके।
और हमेशा बच्चों को एंगेज करना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बाहर जितने भी एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स अगर अच्छा लगता है उसको खेलने के लिए भेज दिया करो। लाइक उसके अगर फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर उनको टाइम स्पेंड करना है, बट लुक आउट फॉर दैट व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स ही इज़ गोइंग, लाइक वो अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, कैसी संगत से वो ग्रुप में है, वो सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। एज अ पेरेंट यू हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर हैंडलिंग योर किड एज अ लाइक मेच्योर पेरेंट्स, ओके। तो वो सब बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बोलती हूँ कि अगर आपने डिसीजन लिया है बेबी रखने का या फिर बेबी पैदा करने का, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मुझे काम है या फिर मैं मतलब घर पे या फिर जो भी है आपका काम वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऐसा आप बोलने के इसमें नहीं रहते हो। यू हैव टू मैनेज योर चाइल्ड एंड यू हैव टू मैनेज योर वर्क एज वेल। और उसके बाद में अगर आपका जो बच्चा है वो डिप्रेशन में जाते हुए अगर आपको दिख रहा है, आप फिर भी अपना काम नहीं छोड़ रहे हो, तो वो आपकी गलती है। तो एज अ पेरेंट, मतलब जो पेरेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एंड बच्चे की ग्रोथ के लिए। सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, बट बच्चे को टाइम देना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अगर सोचिए कि आप अकेले नहीं रह सकते हो, तो वो बच्चा भी अकेला नहीं रह सकता है। इन अ न्यूक्लियर फैमिली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि भाई दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चे के साथ कोई भी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कुछ ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम ऑफिस, एंड आजकल तो इंडिया में देयर आर मेनी ऑफिसेस की जो इतने फ्लेक्सिबल हो गए मॉम्स के लिए, डैड्स के लिए, कि जो वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं, ओके, वेदर दे हैव स्मॉल किड्स इन देयर हाउसेस। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, ओके। एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पर आपको कतई बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में यू हैव टू बी रेडी दैट योर चाइल्ड विल बी इन डिप्रेशन इन सम टाइम और दे विल डेफिनेटली हेट यू, ओके। सो मैं ये मतलब ऐसे गलत फहमी में मत रहिए कि भाई बच्चा पैदा करने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, ओके। सो दैट विल बी माय आंसर। ओके, गुड। मैं भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि माँ बाप की जिम्मेदारी तो है कि अपने बच्चों के साथ कनेक्ट बनाए, अपने बच्चों को समझे, अपने बच्चों की अच्छाई या बुराई या वो हर चीज़ को परखे एंड उसको सही दिशा में मोड़े। क्योंकि बच्चा जो होता है उसको ये समझ में बिल्कुल नहीं आता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उतना सेंस नहीं होता है। इसलिए माँ बाप तो समझदार होते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समझे, अपने बच्चों के जैसा बर्ताव रखे, बच्चों के सामने बच्चों के जैसी हरकतें करें एंड फिर वो चीज़ सही दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं वो देखें। कई बार ऐसे होता है कि बच्चों अपने माँ बाप की जैसी इमिटेशन करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो वो माँ बाप के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो एक्टिंग, माँ बाप सही से एक्टिंग करे, मतलब सही दिशा में करे, बच्चा भी अपने आप सही दिशा में करने लगेगा। इट्स लाइक व्हेनेवर यू सी लाइक बोला जाता है कि जैसे कि बच्चे गीली मिट्टी जैसे होते हैं, उनको जैसा आकार दिया जाता है वो वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट वी यू लिव, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट विच यू गेव टू द किड। उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट, वो ग्रोथ स्टेज में आकर, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अ किड हु इज़ बोर्न एट रोड साइड, उसने वो रोड साइड का ही पूरा देखा है, या फिर उसके माँ बाप ने मतलब वो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसने गरीबी देखी है, तो उसके दिमाग में वही रहता है कि भाई अब मैं अमीर या फिर अब मैं अच्छी लाइफ नहीं जी सकता, या फिर वो गरीबी के जितने भी अंदर आता है तो वो उसके अंदर में रहता है। बट कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि जो उस गरीबी में भी उसको अच्छे संस्कार देते हैं, उसको अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, उसको आगे ले जाने में मदद करते हैं, ओके। सो मुझे वही लगता है कि जो एक पेरेंट होता है, दोज आर लाइक स्पाइन ऑफ the kid of their future and development, okay? Yes. मेरा अगला सवाल रहेगा इससे रिगार्ड्स में, क्योंकि आजकल एक गधे की तरह लोग ऐसे कंपटीशन में लगे रहते हैं, पता नहीं, और अपने बच्चों से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं।
इसको थोड़ा सा उदाहरण में रखना चाहूँगा और आपकी राय भी पूछूंगा कि जैसे मान लो बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैथ में भी 100 लाए, साइंस में भी 100 लाए, हिस्ट्री में भी अच्छे से मार्क लेके आए, हर एक सब्जेक्ट में वो बच्चा हमारा स्मार्ट बने, टॉप में आए। मुझे एक बात बताओ कि भाई 4 स्टैंडर्ड का बच्चा, 8 स्टैंडर्ड का बच्चा, 10 स्टैंडर्ड का बच्चा, 12 स्टैंडर्ड का बच्चा अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स 4 गधे जैसे, मतलब जिस गधों ने भी ये बुक लिखे है वो अगर पढ़ के अगर मार्क लेके भी आया तो आगे क्या है उसका भविष्य? क्या वो 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड का पूरा भविष्य डिफाइन करेगा? नहीं करेगा। तो कुछ कभी कभार ऐसे लगता है कि मतलब ये कंपटीशन जो है वो वैसी होनी ही नहीं चाहिए। एंड इसलिए आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे, मतलब आपकी राय क्या है कि पेरेंट्स ने इन सब चीज़ों को, मतलब मेरा कहना इतना ही है कि जैसे उसका बाप यानी कि उस बच्चे का बाप ये कह के पढ़ाई छोड़ देता है कि वो कैपेबल नहीं था, उसको मैथ नहीं अच्छा जमता था, उसको अलग अलग सब्जेक्ट अच्छे नहीं जमते थे, वो नहीं जमता था इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। एंड आज वही चीज़ें अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा बच्चा हर एक इसमें परफेक्ट बने। एंड उसी के चलते बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, राइट, नैराश से या फिर अलग अलग डिसीजेस वो सब। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखोगी? आप कैसे देखोगे इन सब चीज़ों को? ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं, कंपटीशन हर जगह है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैं जस्ट ट्रैवल कर रही थी एक बंदा, आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मेट्रो एंड one person was traveling from bus. So he was like मेट्रो जल्दी जाएगा या बस जल्दी जाएगी, तो ऐसे कंपटीशन लगा था कि भाई तुम जल्दी नहीं पहुंचोगे, मैं जल्दी पहुंचूंगा, ऐसे करके। तो मतलब ये जो कंपटीशन की भावना है या फिर जो भी है वो हम में बचपन से ही होती है। बचपन से ही हम लोग को ऐसे दिमाग में डाला जाता है कि वो छोटा मैं जीत गया या फिर वो छोटा मैं बड़ा। ऐसी ये कंपटीशन की भावना हमारे इंडियंस में स्पेशली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियंस, क्योंकि इंडियंस में वो बचपन से ही होती है। तो मैं ऐसे बोलूँगी नहीं कि वो मतलब जो भी है वो माँ बाप से आती है या माँ बाप ही हैं उसका कारण, सोसाइटी भी हो सकती है। सोसाइटी हो गया, जैसे अभी टीचर्स हो गए, स्कूल में टीचर आ गया, टीचर क्या बोलती है, इस पूरे क्लास में नंबर 1 ये बच्चा है, नंबर 2 ये बच्चा है, नंबर 3, बट what about the rest of the kids? Okay, I just wanted to give one example on this कि भाई जापान में you don't have exam till 5th class. Okay, they don't have any kind of exams, they don't have any kind of classification, they don't have any kind of ranking till 5th class. There is no first, there is no second, there is no third. So in that country there is no बोलते हैं ना कि भाई कंपैरिजन का भावना वो बचपन से नहीं होती है। बच्चे अपने एंड से अपने कोशिश करते रहते हैं कि भाई हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, हाँ मैं अच्छी कर सकती हूँ, क्योंकि देयर आर नो रिजल्ट्स, उनको रिजल्ट्स का डर ही नहीं लगता है। जब किसी के मन में रिजल्ट का डर लगता है तब उसके मन में ऐसा होता है कि भाई हाँ अगर मैं हार गया मतलब मैं हारा हुआ, आई एम अ लूज़र। ओके, सो ऐसी भावना बहुत गलत होती है। तो ये सब अगर हम लोग स्टार्टिंग से ऐसे अगर एज अ पेरेंट हम लोग बच्चों को ये सिखाएं कि भाई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, यू हैव टू पार्टिसिपेट। जो आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस वर्ड बिकॉज पार्टिसिपेशन इज समथिंग where you don't have to whether you win or whether you lose, but participation is very important. वो participation ही नहीं कर पाते किसी चीज़ में because वो उनको result का डर लगता है कि भाई अगर मैं मैथ्स में फेल हो गया तो मैं पूछती हूँ, आज सबसे पूछती हूँ, whether you are at the age of 25-27, कितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है, कितने लोगों को अलजेब्रा आता है, कितने लोगों को एरोप्लेन एंड शिप्स के फॉर्मूलेज आते हैं, जो हम लोग ऐसे अजम्पशन करते थे कि अगर x ये होता तो, अगर x y ये होता तो। सो दैट्स ऑल एकेडमिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, हाँ वो सब ज्ञान यूज़ होता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेस इंजीनियरिंग में। ओके, मैं ये सिर्फ नहीं बोल रही हूँ कि वो सब ज्ञान यूज़ नहीं होता है। ओके,
बट समटाइम्स यू हैव टू मतलब ऐसे बच्चों को बताना होता है कि भाई अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो इट्स नॉट अ लाइफ्स एंड, ओके, वो लाइफ का एंड नहीं है, वहाँ से तुम्हारी लाइफ शुरू होती है. In this era, the new ending is the new beginning. Okay, so I would like मतलब जो भी पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में भी वही फिट किया जाता है, टीचर्स के, सोसाइटीज़ के. पड़ोसी का बच्चा मतलब ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है और हमारा बच्चा नहीं कर रहा है, तो वो मन में एक फीलिंग बन जाती है कि हमारा बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा. तो वही बच्चे के दिमाग में जा जाके क्या पता वो सच में ना कुछ कर बैठे, है ना. और उसके बाद में उसका जितने भी कंपटीशन या फिर जो भी वो कर भी रहा है उससे भी उसका मन उठ जाता है. ठीक है, तो ये कंपटीशन की भावना हमको टोटली ख़त्म करनी चाहिए एक्चुअली सोसाइटी में. कंपटीशन कब होता है? व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर एजुकेशन, then the competition comes where you have to crack the interview, your jobs, then you have to go in life कि भाई अब क्या करना है, पैसे कमाने हैं, क्या करना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, देन आप कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ अ स्टेज ऑफ कंपेरिजन ओनली, और वो हमको आगे बढ़ने में भी मदद करता है. बट इन द बिगिनिंग ऑफ द मतलब एकेडमिक्स में बच्चों को उस फेज में तो कंपेरिजन करने का कुछ नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्या पता वो बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा नहीं है तो उसको मे बी किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, वो किसी और चीज़ को लेके आगे बढ़े. क्या पता जो बच्चा मैथ्स में, साइंस में, इन सब में इंटरेस्टेड है उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना हो. तो हम ये थोड़ी बोल देते हैं कि वो बच्चा आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा. या जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है. ओके, सो every kid is a unique and their ability and strength is defined whether they have to work on that, they have to experiment a lot in their academics. और जो भी है उनको experiments या फिर बोल सकते हैं कि भाई अगर competition से हटा के अगर experiments पे हम लोग convert हो जाए तो शायद बच्चों को आगे बढ़ने में मदद हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स ही ऐसा बोल सकते हैं मेडिसिन है या फिर जो भी है. क्योंकि बच्चों को तब समझ में आता है कि हाँ चलो अभी माँ बाप बोल रहे हैं कि मैथ्स में अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स में भी अगर आपका उसको मन नहीं लग रहा है तो वो स्विच कर सकता है. सो एकेडमिक्स में देयर शुड नॉट बी अ कॉम्पिटिशन बट शुड बी अ एक्सपेरिमेंट that has to be a mindset of a teacher as well and has to be mindset of a parent as well. So I just have to say nice. आजकल वो होता है ना कि जैसे शर्मा जी का बेटा आगे जा रहा है एंड उसकी वजह से अपने बच्चों को भी टोकना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट टोकिंग एंड जो भी है बोलते हैं तो अपन वो बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई अगर तुझे ये नहीं करना है तो तू कुछ दूसरा ट्राई कर, अगर तुझे वो भी नहीं करना है तो यू कैन स्विच टू अनदर लेवल. सो अपने बच्चे को एक कॉन्सेंट्रिक मतलब एक इसमें सर्कल में बिठा के अपन उसको ये ज्ञान देने की कोशिश करें जो अपन ने खुद ने नहीं किया, वो अपन उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं. वो अपना ही जीन है, राइट. अपने को मैथ्स पसंद नहीं था पहले, बट अपन ये बोलते हैं कि भाई you should try and you should be like score 100% or 95% in maths. How is it possible? How can you change the mindset of a kid like you did not do in your academics but you are expecting to do? Like किसी को बोलना बहुत ज़रूरी है बट खुद से करना बहुत ही मुश्किल है, वो हो गया. ओके, तो मैं जस्ट यही बोलूँगी कि अगर आप कंपटीशन के बजाय बच्चों को ये बोले कि भाई एक्सपेरिमेंट्स करो, देन योर किड मस्ट मतलब उसको कम एज में पता चल जाएगा कि उसको क्या करना है, उसके गोल्स क्लियर हो जाएंगे. दैट्स व्हाट आई हैव टू से. ओके, और एक लास्ट सवाल है आज के लिए, फिर हम बाकी आने वाले सीरीज में कवर करेंगे. यस ऑफ कोर्स. जैसे कि बहुत बार होता है यू अपने बच्चे की कैपेसिटी मतलब यानी कि जो जिस स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा है उस स्टैंडर्ड में वो उसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आते, बट वो छोड़ के अपने बच्चे को ना कई और चीज़ों में भी इंटरेस्ट आता रहता है. तो हो सकता है कि वो गेम्स हो सकता है कि कुछ ऐसे स्किल्स हो, राइट, इसमें इंटरेस्ट आता है. तो आप
उसके लिए मतलब क्या सजेस्ट करोगे कि बच्चा मतलब माँ बाप ने पढ़ाई छोड़ के अगर वो कर रहा है तो उसको इनकरेज करने के लिए माँ बाप ने क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना कि उनको लगता है कि स्किल्स जो बाकी के होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट जो एकेडमिक्स के सब्जेक्ट है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि उसमें अच्छे से मार्क ले तो चलेगा, लेकिन अगर बच्चा स्किल्स पे फोकस करे तो नहीं चलेगा। तो वो सब मेंटालिटी ये मतलब हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए आपकी क्या राय है? वो तो मैंने पहले ही बता चुका है कि भाई अगर आपके बच्चे को मतलब एकेडमिक्स में या फिर उसको मैथ्स फिज़िक्स इस सब में इंटरेस्ट नहीं है तो वो दूसरी चीज़ें भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि है कि भाई जो दूसरी चीज़ों में या फिर देर आर मल्टीपल फील्ड्स, ओके, इफ़ ही डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन मैथ्स, मे बी ही हैज़ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, मे बी ही हैज़ इंटरेस्ट इन स्पीच, maybe he has interest in cars, okay, so there are multiple fields which are created in India for livelihood, okay, और ऐसा भी देखा जाता है कि बाहर आउट ऑफ कंट्री, इन इंडिया देर आर जो फील्ड्स हैं वो काफ़ी कम है, बट आउट ऑफ कंट्री देर आर मैक्सिमम फील्ड्स की भाई जो आप होटल इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हो, देन आप डीजे भी कर सकते हो, देन आप टैटू भी कर सकते हो। सो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अगर कंपटीशन को हटा के इफ़ नेशन विल स्विच टू एक्सपेरिमेंट्स देन maybe that will be helpful for even parents as well and even to a kid who is actually struggling of what he is interested to. वेल आज का कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो चलिए और एक दो सवाल ले लेता हूँ मैं और हम फिर आज का एपिसोड ख़त्म कर देते हैं यही चल के। तो आजकल के बच्चों में कभी कभार जैसे आपने एक पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा जो आपने छेड़ा था हार्मोनल चेंजेस के बारे में, तो उसमें एक जैसे होता है ना कि आजकल के बच्चों में वातावरण के बदलाव के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत जल्दी वो सेक्स के हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, एंड बच्चे फिर उन चीज़ों के ऊपर भी आकर्षित होते हैं कि जो उस टीन एज में ना वो नहीं करना चाहिए। बट माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी है कि जैसे होता है ना कि मतलब जैसे इंडिया में, जैसे कंट्री लाइक इंडिया में, जैसे सेक्स का नाम भी मतलब आप पब्लिक प्लेस पे बोल नहीं सकते, राइट? इतनी पाबंदी, मतलब ऐसे लोग बोलेंगे क्या बोला सेक्स, हाँ मतलब इज्जत गई। सो इस तरह की जो भावना है ना, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि बच्चों के ही ऊपर मतलब एक दबाव जैसे आ जाता है। तो उन सब चीज़ों को, जैसे सेक्स एजुकेशन हुआ या फिर अवेयरनेस हुआ, मैं एजुकेशन से ज़्यादा भी मैं कहूँगा कि अवेयर बच्चों को अपने कैसे करे, तो इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? तो आप इसके ऊपर अपना मतलब अपनी राय देना चाहोगी? Yes, this is very actually sensitive topic in India because nobody actually talks about sex education or sex ऐसे openly because India मुझे actually हंसी आती है because India has a population ranking as a highest in the world and we are not talking about sex to our children, to ourselves or to our community. I don't know why. There is still a question mark to the society. बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि वो हमारे संस्कारों में नहीं है, बट हमारे संस्कारों में सेक्स एजुकेशन था और अभी भी है, बट हम लोग वो अपने बच्चों को या फिर सोसाइटी में हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते। मैं बोलूँगी कि भाई लोगों को शर्म आती है या फिर लोगों को झिझक होती है अपने प्राइवेट लाइफ या फिर प्राइवेट ऑर्गन्स के बारे में बात करने के लिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, there is nothing which is private, okay? So everybody knows there is a vagina, everybody knows there is a penis, and everybody know and how a child is birthed, okay? How sex is going. और इसके अलावा I would like to just focus, मतलब बोलते हैं ना कि भाई अगर स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन या फिर जो भी आपका करिकुलम के अगेंस्ट में अगर ये रखा जाए या फिर इंक्लूड किया जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, बिकॉज तब से स्टूडेंट को या फिर जो भी है उसको अवेयरनेस होगा कि भाई व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ओके? तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग एज वेल कि जो हम लोग पॉर्न जो सर्च करते हैं,
सेक्स सर्च करने के बाद इंटरनेट पे एक लिस्ट आ जाती है पॉर्न वीडियोस की, तो उसको देख के या फिर जो भी है, दोज आर एक्चुअली एक्सेसिबल टू ऑल द किड्स हु आर हैंडलिंग द एंड्रॉयड फोन्स। ओके, तो एंड्रॉयड फ़ोन जिसके पास है दोज कैन एक्सेस दोज वेबसाइट्स एंड वीडियोस। तो लोगों को ये सेक्स एजुकेशन नहीं होने की वजह से दे थिंक दैट इज़ अ रियल सेक्स, बट दैट इज़ नॉट अ सेक्स, दैट इज़ जस्ट एंटरटेनमेंट। पॉर्न इज़ नॉट अ रियल सेक्स, बिकॉज जैसे हम लोग बॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर हॉलीवुड में जैसे पिक्चरें देखते हैं, या फिर वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, रियल लाइफ में अपने को वैसा होता है क्या? वैसे अपन उड़ते हैं क्या प्लेन से हवा में? अपन 100 लोगों के बीच में हीरो फाइट कर रहा है और वो बच रहा है, उसने सबको ठोक दिया, तो वैसे सिर्फ फिल्मों में होता है। सो पॉर्न इज जस्ट लाइक फॉर एंटरटेनमेंट। और वही अपने को ये एजुकेशन ना होने के बजाय ये जितने भी टीनेजर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि वही रियल है और उनको उसमें मज़ा भी आने लगता है। तो वो अवेयरनेस, और वो भी वो लोग ऐसे छुप के देखते हैं, और पेरेंट्स से बात भी कैसे करें? पेरेंट्स को अगर बात भी छेड़े तो फिर उनको ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स शायद हमारे से खुल के बात नहीं करेंगे, या फिर पेरेंट्स भी खुद को ये सोचते हैं कि भाई वो लोग भी कैसे बात करें इस पे। तो देयर शुड बी अ लाइक कंसल्टेशन, या फिर स्कूल्स में एक डॉक्टर होना चाहिए या फिर एक थेरेपिस्ट होना चाहिए, जहाँ पर वो स्टूडेंट या फिर जो भी है उनके प्रॉब्लम्स वो डिस्कस कर सके ओपनली, या फिर टीचर्स होने चाहिए जो ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, जो ऐसी चीज़ों को मतलब ओपनली शेयर करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये सारी चीज़ें सही हैं। या फिर देयर वाज अ टॉपिक लाइक पीरियड्स जिस पे अब भी लोग ओपन हो रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले व्हेन आई वाज इन स्कूल, तब पीरियड्स को मतलब इतना सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है कि मतलब इट्स लाइक बोलते हैं ना कि भाई पीरियड्स हुए हैं, लाइक यू आर अछूत, मतलब तुमको कोई टच भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा था, मतलब न्यूक्लियर या फिर जो भी जो फैमिलीज होती हैं जिसमें सब लोग होते हैं, दादी माँ, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पीरियड्स में यू शुड सिट असाइड। बट वाई दे आर सेइंग दैट? बिकॉज वो उसको मिसकंसेप्शन माना है, क्योंकि जो पीरियड्स के समय में हमको 5 दिन होते हैं, उस टाइम पे एक औरत की बॉडी में इतने सारे चेंजेस आए होते हैं, उसके पूरा जो सर्वाइकल जो पेल्विक का भाग है वो पूरा डैमेज हो गया, मतलब वो पूरा दर्द होता है, बिकॉज उसका जो यूट्रस है वो खुला हो जाता है। ओके, लेट मी टेल यू। तो उस वजह से उसको जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वहाँ पर वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती है। उसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि यार दिन भर सोते रहे या फिर आराम करें, ठीक है। तो उस वजह से वो सब ऐसी बोलते हैं ना परंपरा बनाई गई थी कि भाई अगर तुमको पीरियड्स हुए तो तुम साइड में जाके आराम करो। बट उस टाइम पे वो ऐसे मिसकंसेप्शन बनते गया कि भाई अब तुमको पीरियड्स हो रहे हैं तो तुमको हम टच नहीं करेंगे, और वो बात भी नहीं करते थे। मतलब पीरियड्स का अगर बोला तो घर पे बोलते थे कि यार डोंट टेल टू एनीवन, बट एवरीबडी नोज दैट। ओके, जो आपके व्हेन देयर इज अ सन ओके बोर्न इन योर फैमिली, यू डोंट टॉक अबाउट पीरियड्स। तो वो आगे चल के उसको भी नहीं पता चलता है। व्हेन ही गेट्स मैरिड टू अ वुमेन, देन ही कम्स टू नो कि यार वुमेन को ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ओके, तो educate your son as well and educate your girls as well कि यार this is a common problem and this is not a problem, this is a kind of a natural, बोलते हैं ना natural human body का part है वो, कि अगर वो नहीं होता है तो there are many diseases which can occur in a woman's body. Okay, so these are topics which you should talk about openly, और फॉरेन में ये सारे टॉपिक्स ओपनली बोला जाता है, एंड दैट इज़ वाई दे हैव अ कंट्रोल ऑन देयर पॉपुलेशन, दे हैव अ कंट्रोल ऑन देयर सेक्स डिजीजेस, दे हैव अ कंट्रोल ऑन देयर HIVs एज वेल। ओके, तो इंडिया में देखा जाए तो ये सब अवेयरनेस के कारण एक गरीब जो रोड साइड जो लोग होते हैं वो उनके पास में भी 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं,
because after doing sex they don't use any protection, they don't use anything which can stop the birth, okay, which can stop the pregnancy. So they just let the child birth and आपको तो आगे का पता ही है. So मुझे बस इतना ही बोलना है कि भाई अपन जो बोलते हैं कि बाकी सारी कंट्रीज में ये सब बहुत ओपनली है या फिर जो भी है, अरे भाई ब्रिटिशर्स यहाँ का ही ज्ञान लेके गए हैं वहाँ पर, यहाँ का ही कामा सूत्रा लेके गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पे एज ए सेक्स एजुकेशन वो लोग पढ़ा रहे हैं. दिस इज आवर बुक विच वी हैड फॉलोड इन आवर पास्ट एजुकेशन सिस्टम. ठीक है. सो ऐसे अभी की जनरेशन में तो यू हैव टू लाइक वेरी ओपन टू. आजकल के पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आपके बच्चों के स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, आप खुद पढ़ाइए अपने बच्चों को, आप खुद अवेयर करवाइए इन सब के बारे में. एंड जो भी वो पॉर्न वगैरह देखते हैं या फिर हर एक बच्चे या फिर आप लोग भी अगर देख रहे हो तो उनको ये रियलिटी बताओ कि वो रियल नहीं है. ओके, बिकॉज पॉर्न इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. एंड अगर आप डिटेल में जाओगे तो पॉर्न रियलिटी के बारे में भी आपको बहुत बड़ा आपको ट्रेजेडी दिखेगी वहाँ पे भी. वहाँ पे कैसे लड़कियों का मिसयूज़ करते हैं, कैसे लड़कियों को मतलब उनके ब्रेन को करके मिसलीड करते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू नो दिस. ओके, नाइस. मतलब कई सारे एस्पेक्ट को आपने टच किया. सेक्स एजुकेशन, बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग, बच्चों की ओरल ग्रोथ, बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव, कंपटीशन. हमें नहीं आना चाहिए कंपटीशंस में. बच्चों को खुली मतलब थोड़ी सी सांस भी देनी चाहिए ताकि वो बच्चा उड़ने की कोशिश करे, जो खुद को करना चाहता है वो करने की कोशिश करे. तो अपने हर एक पहलू को टच करने की कोशिश की. तो काफ़ी अच्छा रहा. तो हम ऐसे ही इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं. आने वाले नेक्स्ट सैटरडे को हमारा सेकंड एपिसोड इसके साथ ही मतलब ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर रहेगा कि जो हम इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे, और तरह तरह के क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहूँगा. बट यस, इस एपिसोड में इतना ही. तो मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं इन सभी को गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ही बने रहिए और ऐसे एपिसोड सुनते रहिए जहाँ भी आपको मौका मिले, और शेयर भी करिए ये एपिसोड लोगों के साथ ताकि लोग भी जागरूक बने इन सबको लेकर. क्योंकि हम एपिसोड बना के एक स्टेप्स लेते हैं, तो आपका भी ये काम है कि आप और लोगों के साथ शेयर करके आप भी आपकी सोशल जिम्मेदारी को पूरा कीजिए. तो आज के एपिसोड में बस इतना ही. मैं शिवराज साइन ऑफ करता हूँ आज के लिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी ऐसे ही टॉपिक के साथ डिस्कशन करने के लिए. थैंक यू. गुड नाइट.